हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बता दूं, आज आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन लेकर के आया हूं और इसमें निश्चित तौर पे आप कुछ नया सीख करके जाने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि मैं पिछले कई सारे सेशन को रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला। सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं बता दूं कि ये जो मेरा सेशन चल रहा है, इस सेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इस सेशन से अगर आप किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक डिप्लोमा या फिर बीटेक, अगर आप किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आता है या फिर आपका नेटवर्क एनालिसिस के नाम से भी जो सब्जेक्ट आता है, तो ये सभी टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो उन्हीं तौर पे मैं इसको डिज़ाइन किया हूँ कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जाते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट जेईई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जेईई एग्ज़ाम को, या फिर आप गेट ईएससी के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसी को ध्यान में रखते हुए अपने सेशन को डिज़ाइन किया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस सेशन से फ़ायदा हो सके और काफ़ी कुछ नॉलेज मिल सके। तो मैं ओम्स लॉ यहाँ पर पुट किया हूँ, राइट डाउन किया हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन इसमें मैं आज आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ और कुछ नया सीख कर आप जाएंगे। निश्चित तौर से आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आपको सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाला है। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं हो पाई है, उन सभी तक आपकी पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराने का। इसी तरह मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपके नॉलेज को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लेक्चर आपको पता चल सके। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ओके गाइज, तो अब हम लोग ओम्स लॉ को सीखने वाले हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, आज हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आप लोगों को बता दूं कि आपसे अगर पूछा जाए कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि V = IR। इसी के थ्रू आप लोग डेफिनेशन बना करके आप लोग बता देंगे। वो तो बात सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के 6 अलग अलग रूप हैं? जी हाँ, ओम्स लॉ के 6 अलग अलग रूप हैं। इन सभी रूप को आपके सामने मैं आज लाने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन में बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं और कुछ नया ज़रूर सीख के जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आज आप नया सीखने वाले हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं और भी इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको लेकर के आता रहूँ और आपकी नॉलेज को बिल्डअप करता रहूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट मेरे थ्रू कनेक्टेड है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उनका एक भी क्वेश्चन कहीं से मिस ना हो। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट है। मैं इसी टारगेट को लेकर के चल रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, ताकि उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उनसे छूटे ना। कोई भी इंटरव्यू में बैठे या फिर कोई भी इनसे कोई कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर दे, तो उनसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। ये मेरा टारगेट है और इसी टारगेट को मैं ले करके चल रहा हूँ और आप लोगों को निश्चित फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग ओम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि अभी आपसे मैं पूछा हूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि ओम्स लॉ होता है V = IR। लेकिन मैंने आपसे, ये तो बात सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ओम्स लॉ के 6 अलग अलग नियम हैं, 6 अलग अलग रूप हैं। उन सभी अलग अलग रूप को मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको निश्चित तौर पे पसंद आने वाला है सेशन। तो 6 अलग अलग रूप, उन सभी रूप को आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या क्या हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। तो ओम्स लॉ को एक और नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप सही सुने, और इस नाम को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल लॉ। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल लॉ।
एक्सपेरिमेंटल लॉ। जी हाँ, आज कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, कुछ लोगों को पता होगा पहले से, लेकिन अगर उन लोगों को पता है फिर भी वो लोग देखें, उन लोगों का रिवाइज हो जाएगा और वो लोग भी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बोला जाए, हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है हमारा प्रेशर और जो टेम्परेचर हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जी हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल लॉ के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको एग्जाम में कहीं मिल जाए कि एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या होता है, अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम में लैंग्वेज को चेंज करके स्टूडेंट को फंसाने का प्रयास करता है। आप लोग जरूर जानते होंगे, पेपर दिए होंगे तो, और जो लोग देना चाहते हैं तो उन लोग भी जान जाएं कि लैंग्वेज चेंज करके फंसाने का प्रयास करता है एग्जामिनर। किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, हो सकता है आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी और सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी, तो उन सभी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये सेशन डिज़ाइन किया हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप किसी सेमेस्टर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उसमें बेनिफिट होगा, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी बेनिफिट होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम 6 रूप को देखेंगे ओम्स लॉ के। तो पहला रूप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखते हैं क्या है पहला रूप। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ हम लोग जान गए कि क्या होता है इसके अंतर्गत, कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम्स लॉ के पहले नियम को हम लोग डिस्कस करना चाहें तो क्या होगा कि जो हमारा करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी जिसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, ये जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा ओम्स लॉ का पहला नियम है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी पहला रूप आपके सामने खुल करके आने वाला है, जो कि आप कहीं ना कहीं देखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये वाकई इस ओम्स लॉ का ही नियम है। तो इसी तरह से 4 ऑप्शन दे करके आपको चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आपको पता है कि नहीं, तो वो सभी नॉलेज आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग E लिख सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये स्टेप कि करंट डेंसिटी जो J होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि जब कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है। तो वो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा आएगा, आइए देखते हैं। J इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इक्वल का सिंबल आएगा। तो J इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी यानी सिग्मा E, ठीक है, सिग्मा E। तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है कंडक्टिविटी। तो जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह से बेहतरीन नॉलेज और मैं आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो ये हमारा क्या है, ये कंडक्टिविटी है। तो ये ओम्स लॉ का पहला रूप हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, जी हाँ, फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। जैसे न्यूटन का आप लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो आप लोगों को मिक्स नहीं करना है कि छठे वाले को पहले में डाल दीजिए, पहले वाले को छठे में डाल दीजिए, इस तरह से मिक्स नहीं करना है। तो पहला नियम ये है कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया ओम्स लॉ का। अब आगे हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ जानने का प्रयास रख रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला नियम ओम्स लॉ का ये होता है क्या, J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करते हुए चलेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करते हुए बढ़ाते हुए चलेंगे और आपको इसी को प्रोसीड करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको दूसरा नियम मिलेगा। तो वो दूसरा नियम क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए J इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी जो होता है, J जो होता है वो हमारा क्या होता है, I बाई A। जिनको नहीं पता है वो लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है J इज इक्वल टू I बाई A,
ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वस टू, ये हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग जानते हैं, कंडक्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी के। कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कंडक्टिविटी का है, इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो क्या रख सकते हैं कंडक्टिविटी की जगह पर, 1/रो। और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, E इज इक्वस टू V/L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखेंगे, अगर जिनको नहीं पता है वो लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। करंट डेंसिटी J बराबर I/A, और कंडक्टिविटी हमारा होता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी को। इस सभी पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ये अभी माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए कि ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग माइंड में रखिए ताकि आगे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट, E बराबर क्या होगा, E की जगह पर हम लोग लिखेंगे V/L, ठीक। तो E की जगह पर हम लोग लिख देते हैं V/L मल्टीप्लाइड बाई V/L। तो ये फार्मूला हम लोग खोले हैं इससे, ठीक। J को करंट डेंसिटी का फार्मूला I/A पुट किए, बराबर कंडक्टिविटी को 1 रजिस्टिविटी, और फिर उसके बाद E को V/L। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अब इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इस रो यल को हम लोग I में मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रो एल आई इसमें मल्टीप्लाई करा दिए इस पूरे टर्म को, तो रो एल आई हो गया। अब इस ए को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, रो एल आई इज इक्वस टू वी ए, ठीक है। अब इस आई को इधर भेज देते हैं, इस आई को इधर भेज देते हैं, और इस ए को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इस आई को इधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रो यल, इस ए को इधर ले आते हैं तो रो यल बाई ए इज इक्वस टू V/I, ये हुआ। अब हम लोग जानते हैं एक और फार्मूला कि R इज इक्वस टू होता है रो एल बाई ए, रजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर जिनको पता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो लोग जान जाएं कि R इज इक्वस टू होता है रो एल बाई ए। एक ये भी फार्मूला होता है जो कि ओम्स लॉ का दूसरा रूप हमको मिलता है। तो इसके जगह पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लोग आगे पीछे कर दें तो V/I इज इक्वस टू रो एल बाई ए इज इक्वस टू R लिख सकते हैं, या फिर R इज इक्वस टू क्या होता है, V/I होता है, R इज इक्वस टू V/I होता है, तो ये भी R के बराबर ही हो गया, ये भी रो एल बाई ए, ये भी R के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि R इज इक्वस टू V/I, जैसा कि हम लोग इस वाले फार्मूला को यहाँ से हम लोग ये R को अगर यहाँ रख दें, I को इधर पक्षांतर कर दें तो V/I मिल जाएगा। एक ये भी ओम्स लॉ है, और ये ओम्स लॉ जो है, ये ओम्स लॉ दूसरा ओम्स लॉ है, दूसरा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो अभी तक हम लोग सेकेंड फॉर्म को जानते थे, फर्स्ट फॉर्म को नहीं जानते थे। तो आज से आप अब 6 फॉर्म, अभी सारे फॉर्म को जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो सारे फॉर्म आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा दूसरा फॉर्म है, क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद में आ रही होंगी। तो बस इसी को हम लोग प्रोसीड किए हैं, यहीं से हमको क्या मिल गया, दूसरा फॉर्म मिल गया, ठीक है। दूसरा फॉर्म हमको मिल गया ओम्स लॉ का। पहला फॉर्म क्या था, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था, ये हमारा सेकंड फॉर्म था। तो इन सभी फॉर्म को आप लोग लिखेंगे, कैसे प्रोसीड किया गया है वो सारे फार्मूला मैं साइड में लिख करके आपको बता दिया हूँ, वो सभी आप लोग अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपको आगे रिवाइज करने में परेशानी ना हो। अब हम लोग तीसरे ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं तीसरा ओम्स लॉ क्या है। ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, ओम्स के पहले नियम को क्या होता है, पहले नियम को जाने, कैसे आता है वो आपको प्रूफ करके दिखाएं, सेकंड नियम को आपको प्रूफ करके दिखाएं। अब थर्ड नियम पे जाने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको देना चाहूँगा, वो कॉन्सेप्ट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद थर्ड नियम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब ये बताइए कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है।
ठीक है। तो ओम्स लॉ कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी से सब रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओम्स लॉ हम लोग पहले जानते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ वो हमारा एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ, आर यानी रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस यानी कि RLC, इसके साथ साथ हमारा जो है एक मैग्नेटिक सर्किट में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा है जो कि जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है उन सभी कॉन्सेप्ट को। तो ओम्स लॉ हमारा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, आर यानी रजिस्टेंस में यानी रजिस्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, साथ ही साथ मैग्नेटिक सर्किट में भी होता है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या ओम्स लॉ मैग्नेटिक सर्किट में होता है एप्लीकेबल, तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ, मैग्नेटिक सर्किट में भी एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि ओम्स के थर्ड नियम को कैसे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग इसी सेकेंड नियम को आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे, तो हमको ओम्स का थर्ड नियम मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, V/I = R लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये आपस में सब बराबर ही हैं। तो मैं इस टर्म को और इस टर्म को लेकर के चल रहा हूँ। तो V = IR यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो V = IR। ठीक। अब यहाँ से क्या होगा कि V को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक। यहाँ से हम लोग रजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्किट का रजिस्टेंस हमारा ऑलवेज फिक्स होता है, वो डिज़ाइनिंग के समय ही हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी डिवाइस का रजिस्टेंस या किसी सर्किट का रजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो रजिस्टेंस एक हमारा कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी हमारा आ गया। ठीक। यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलेगा कि करंट वोल्टेज को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। यही प्रोपोर्शनलिटी का काम होता है कि जैसे जैसे इस वाले टर्म में वेरिएशन आएगा, उसी तरह से साथ में साथ इसमें भी वेरिएशन आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन यही हमको बताता है। ठीक। तो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। अगर हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट में भी डिक्रीमेंट होगा, करंट भी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि V = IR होता है। ठीक। आपको पता है। ठीक। V = IR होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग करंट का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, I = V/R। I = V/R होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। R को इधर पक्षांतर कर दिए तो V/R हो गया। ठीक। तो I = V/R हो गया। अब हम लोग क्या इस R को ऐसे लिख सकते हैं, 1/R × V लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 1/R को अलग कर दिए, अगर V को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनली हमको V/R ही तो मिलेगा। देखिए। ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या हम लोग जानते हैं कि V/R जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक कंडक्टेंस होता है G। यहाँ से एक फार्मूला और हमको मिला कि कंडक्टेंस जो G बराबर होता है वो क्या होता है, 1/R होता है। तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू एक केवल ओम्स लॉ ही नहीं सीख रहे हैं, ओम्स लॉ के थ्रू कई अलग अलग कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। सबको समराइज करके हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। G को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर जिनको नहीं पता है। ठीक है। तो कंडक्टेंस आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग मेंटेन कीजिएगा अपना क्या, नोटबुक।
कंडक्टेंस। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या होगा, जी, ठीक, 1/r जो होगा वो g होगा इंटू v होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से I बराबर क्या हो गया, g इंटू वी हो गया, g इंटू वी हो गया। ये हमारा क्या हुआ, एक स्लोप हो गया। ये हमारा क्या हुआ, इससे हमको क्या फाइंड मिला, ये हमारा, आप लोग बोलेंगे कि सर जी ये एक स्लोप है, ठीक। अब देखिए ये स्लोप को हम ड्रा करने जा रहे हैं। देखिएगा अभी ड्रॉ करेंगे तब आपको क्लियर होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना, चीज़ों को आराम से सीखते चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पसंद आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो और ज़्यादा तरीके से क्लियर होगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरे तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी चीज़ कमी नहीं रहेगी, कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको लैग नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो देखिए आई इस वाले पॉइंट पे, आई इस वाले पॉइंट पे हम लोग वी ले लिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट में वेरिएशन होगा, यानी कि एक लीनियर ग्राफ हमको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक। एक लीनियर ग्राफ हमको मिलने वाला है। लीनियर का कॉन्सेप्ट मैं पिछले सेशन में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पिछले, आप लोग चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको अंदर ही मिल जाएगा लीनियर और नॉन लीनियर, एक हाईलाइट में करके लिखा हुआ है। उसी वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगा। लीनियर सिंपली जो हमारा स्ट्रेट लाइन पास हो ओरिजिन से, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ओरिजिन से पास होने का मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन केवल यहाँ से अगर ऐसे आकर के रुक जाए, आप सीधे बोल दें कि ये लाइन को अगर हम लोग हाइड कर दें और आप बोलना चाहें कि केवल ये लाइन को बोल दें लीनियर, तो नॉट, ये लीनियर नहीं है। ओरिजिन को क्रॉस करना चाहिए, यानी कि यहाँ से चल करके एक ओरिजिन को क्रॉस करते हुए अगर लाइन जाता है तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होता है अगर नहीं क्रॉस करेगा तो ये हमारा क्या बना, ग्राफ लीनियर बना, ठीक। तो v इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई से हमको क्या मिला, यहाँ पर लीनियर ग्राफ मिला। और ये कंडक्टेंस जो है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, यही हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, g है। अब हम लोग क्या ग्राफ में कोई वेरिएशन करेंगे तो वेरिएशन नहीं होगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है g, यही हमारा कंडक्टेंस है, ठीक। तो ये जो लीनियर लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसका प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन है वो कंडक्टेंस का है। तो एक यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और मैं बता दूँ कि क्या होता है कि ओम्स लॉ ऑलवेज फॉलो द लीनियरिटी, ठीक है। लीनियर सर्किट में अप्लाई किया जा सकता है या अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आपको सीखने को मिला कि लीनियर में भी अप्लाई हो सकता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि G बराबर हम लोग लिख सकते हैं, G बराबर I/V। यहाँ से अगर उठाना चाहें तो G को इधर ही अगर छोड़ दें तो I/V हो जाएगा। तो G बराबर I/V मिल गया, ठीक है। कंडक्टेंस जी हमारा क्या है, कंडक्टेंस, जैसा कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो जी हमारा कंडक्टेंस है, ठीक है। और 1/r यानी जी हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर दिया हूँ कि ये हमारा स्लोप का इक्वेशन है, जहाँ पर जी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे v और i में वेरिएशन होगा वैसे वैसे हमारा स्लोप लीनियरली वेरी करेगा। अब देखिए यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ से अगर मैं खींच दूँ, ठीक है, डॉटेड लाइन मान लो खींच दिया मैंने, और एक डॉटेड लाइन यहाँ से खींच दिया, इस पॉइंट को मान लिया P और इस पॉइंट को मान लिया Q, ठीक है। ये बेस को हम लोग यानी आधार को Q मान लिया और इस लंब को यानी परपेंडिकुलर को P मान लिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम लोग tan थीटा निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो वही चीज़ हम यहाँ से लिख दिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ समझने में आसानी हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, ये हमारा स्लोप का इक्वेशन फाइंड हुआ, v इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सेकेंड लॉ से एक स्लोप का इक्वेशन फाइंड हुआ। हम लोग इसको चेंज किए, क्या किए कि I बराबर हम लोग निकाल दिए, करंट का मान निकालें तो I बराबर क्या मिला, V/R। V/R को हम लोग 1/R से रिप्रेजेंट कर दिए, V को अलग कर दिए। अब ये 1/R हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, G होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, यानी कि I बराबर G × V हो गया। ये हमारा ये जो आया ये हमारा एक स्लोप का इक्वेशन आ गया।
तो स्लोप हमारा बना, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे v को वेरी करेंगे वैसे वैसे हमारा i में वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन के साथ साथ एक हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। वो लीनियर ग्राफ हमारा कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, g को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से एक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किए जिसको मान लिए परपेंडिकुलर को p मान लिए और हॉरिजॉन्टल को q मान लिए। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या मिल गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगर स्लोप को हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, स्लोप के मान को अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएं तो क्या असर आने वाला है ग्राफ पे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या असर आएगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग इस ग्राफ के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम लोग स्लोप को इंक्रीज करें, सपोज कीजिए कि हमारा स्लोप है, ठीक है, इस स्लोप को अगर हम लोग इंक्रीज करें यानी कि इस आई के डायरेक्शन में बढ़ाते जाएं, इस स्लोप को आगे बढ़ाते जाएं, ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये ग्राफ जो है ऊपर के बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक ऐसा समय आएगा कि ये ग्राफ हमारा इस पे आकर के ओवरलैप कर जाएगा, यानी कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जैसे जैसे इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे, ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो ये लाइन जो है आकर के इस पे मिल जाएगा, इस आई वाले लाइन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि आपस में ओवरलैप हो जाएगा या कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी मिल करके। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये हमारा जी ही तो है, जी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक। v और i में हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं, यानी v को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, i भी इंक्रीज हो रहा है, i इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते यहाँ पर आकर के ओवरलैप हो गया, यानी आपस में मिल गया। तो क्या हुआ कि इस जगह पर हमारा क्या हो गया, करंट का जो मान हुआ वो क्या हो गया, करंट का मान हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि या तो करंट का मान क्या होगा, करंट का मान या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक, दो में से एक होगा, या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मिला हुआ है, एक पॉजिटिव की तरफ है, एक निगेटिव की तरफ है, और एक हमारा सेंटर पे क्या है, जीरो है। या तो पॉजिटिव हो सकता है करंट, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज तो हमारा हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज की तरफ कोई ग्राफ हमको नहीं दिख रहा है। जो भी ग्राफ दिख रहा है हमको किस पे दिख रहा है, आई एक्सिस पे दिख रहा है, वी एक्सिस पे कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है। तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, या तो पॉजिटिव मिलेगी, या तो निगेटिव मिलेगी, या तो जीरो मिलेगी। अब यहाँ से देखिए कि करंट की कुछ वैल्यू मिलेगी और वी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ से अगर आर निकालना चाहें तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई होगा। अब इसी आर को अगर हम लोग 1 बाई आर लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि आई बाई वी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। 1 बाई आर लिखेंगे तो 1 बाई आर होगा तो ये v बाई आई बाई वी हो जाएगा। अब यहाँ से v बाई आई हो गया, यानी कि v की वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट कर दें तो क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी वैल्यू में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा कंडक्टेंस क्या मिलेगा, कंडक्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो वैल्यू है ये कंडक्टेंस ही तो है, कंडक्टेंस हमको इनफाइनाइट मिल गया, यानी कंडक्टेंस क्या हुआ, इनफाइनाइट मिल गया। यानी कि स्लोप को अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अब उसी तरह से सेकेंड पॉइंट को देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट पे अगर स्लोप को डिक्रीज करेंगे तो क्या मिलेगा, वो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्या मिलने वाला है। चलिए उसको भी करके देखें। ओके गाइस, तो अब हम लोग स्लोप को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए क्या, स्लोप डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, डिक्रीज लिख देते हैं, ठीक है। इफ़ स्लोप इज डिक्रीज, आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए क्या होगा, स्लोप को अगर हम लोग डिक्रीज़ करें, डिक्रीज़ का मतलब कि स्लोप हमारा डिक्रीज़ होकर के इधर आएगा।
तो डिक्रीज़ होगा, इसका मतलब क्या कि वोल्टेज के मान को अगर हम लोग डिक्रीज़ करें, वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वोल्टेज को अगर हम लोग कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं तो क्या होगा, सॉरी, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएं, वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करते जाएं, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ हमारा वोल्टेज की तरफ आएगा, वोल्टेज की तरफ आएगा और करंट की वैल्यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वहाँ पर हम लोग रिवर्स बता दिए थे, उसमें क्या था कि हम लोग भी वैसे तरह से जैसे जैसे ग्राफ में चेंजेस लाते हैं तो उसी तरह से ग्राफ में परिवर्तन आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वोल्टेज को कम कर रहे थे भाई, V/I था तो क्या होता है, V/I इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। और 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, G होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I/V। तो V को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस हमारा डिक्रीज़ करेगा। पीछे वाले कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ कि V को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा, लेकिन वहाँ पर कंडक्टेंस को हम लोग बढ़ाते जा रहे थे। तो क्या बढ़ाने का मतलब कि V का मान हमको कम करना पड़ेगा, V का मान कम करना पड़ेगा तो कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। V का मान कम करेंगे कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। तो जैसे जैसे V का मान कम होते जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे कंडक्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। अब लेकिन इस ग्राफ में हम लोग स्लोप को डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्लोप को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्लोप हमारा कंडक्टेंस ही तो है, तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ाने का मतलब कि स्लोप हमारा इस तरफ मूव करते हुए आएगा, ठीक है। पिछले वाले में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा तो वो चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट कर दिया हूँ, उसको आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये डिक्रीज़ करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो G है हमारा, वो G आ करके कहाँ पर आ जाएगा, वो हमारा V वाले एक्सिस पे आ जाएगा। यानी कुछ इस तरह से ये हमारा G इस पे आ करके ओवरलैप हो जाएगा। जैसे कि I हमारा ओवरलैप हुआ था तो G हमारा इस पे आ करके मिल जाएगा। जब G इस पे आ करके हमारा मिल जाएगा तो क्या होगा, सेम उसी तरह से करंट वाले में देखिए क्या हुआ था, करंट वहाँ पर क्या हुआ था, मैक्सिमम होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V की या तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, V की वैल्यू या तो हमको पॉजिटिव मिलेगी, या तो निगेटिव मिलेगी, या तो जीरो मिलेगी। इन तीनों में से हमको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक। तो V की मान हमको ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर करंट का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा V एक्सिस पे मैक्सिमम हो रहा है और करंट हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ को अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से कंडक्टेंस की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो क्या मिलेगा, देखिए 1/R बराबर क्या हो जाएगा, I/V, ठीक, I/V, ठीक। यही तो होता है, G बराबर 1/R बराबर I/V। अब यहाँ पर V का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, इसका मान जीरो, किसी भी चीज़ में जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना यानी कि जीरो पाना। तो ये हमको क्या मिल गया, कंडक्टेंस का मान यहाँ पर हमको स्लोप को जैसे जैसे हम लोग डिक्रीज किए कंडक्टेंस हमको जीरो मिल गया, यानी स्लोप की कोई भी वैल्यू नहीं मिली। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करने पे मैक्सिमम मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर स्लोप की वैल्यू हमको जीरो मिल गई। ये जी हमारा क्या है, स्लोप है, तो स्लोप हमारा क्या मिल गया, जीरो हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमारा ग्राफ वर्क किया कि कंडक्टेंस की वैल्यू कैसे हमको मिल रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ग्राफ के थ्रू आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस के थ्रू हम लोग ओम्स के थर्ड लॉ को फाइंड करते हैं और साथ ही साथ फोर्थ लॉ को भी फाइंड करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू हम लोग ओम्स लॉ के फिफ्थ लॉ को फाइंड करेंगे और सिक्स्थ लॉ को भी मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू ही फाइंड करेंगे, जैसा कि आगे हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट में किए थे। ओम्स के फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को अच्छे तरीके से फाइंड किए। अब हम लोग थर्ड लॉ को फाइंड करने वाले हैं, तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को फैला दीजिए, ताकि हमको लगे कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और अटेंडेंस आप लोग कैसे मार्क करेंगे, लाइक बटन को हिट करके। तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए। बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग भी अगले सेशन का इंतज़ार करेंगे, जिसमें हम लोग थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ और सिक्स्थ लॉ को देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।